हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। वेलकमिंग यू ऑन दिस चैनल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस today's topic, and today topic is about Robert Browning. Okay, in this video we are going to, in this class even, we are going to do Robert Browning, and we will discuss many things about Robert Browning, ki who was he and how he was, हाउ ही वॉज राइटिंग। एंड जब भी हम लोग बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी पीजीटी में जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट वन रहे हैं वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ही है। टीजीटी पीजीटी और इवन यूजीसी नेट में, और बहुत ही ज़्यादा इसको कहते हैं टफ पोइट कह देते हैं, बट इतने पोइट टफ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे ये क्वेरी आती है कि मैम ये हमें जो है ना बहुत टफ लगते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, हमें नहीं मतलब याद हो पाते। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ आपको पढ़ना क्या है। सिर्फ आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ कितना बताऊंगी, आई जस्ट ओनली टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। फर्स्ट वन इज दैट लाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। द सेकंड थिंग, okay, the first one I will talk about the life of Robert Browning. Second thing, I will just do like I will tell you about the works. And इस क्लास में we are going to discuss about the works and the writing style. Yes, राइटिंग स्टाइल ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड यू कैन अटेम्प्ट दैट। फर्स्ट वन, रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन थे, कहाँ से इनका जो हुआ था आप लोगों को पहले याद होगा। 1809 को हमारे पास आए हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, 1809 को। उसके बाद हमारे पास आए हैं कुछ सालों बाद, 3 सालों बाद ही आ गए हमारे पास रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, डेथ हो गई है इनकी 1889 में। सो आई थिंक लॉर्ड टेनिसन से पहले इनकी डेथ हो गई थी। इंग्लिश पोइट है, प्ले राइट है, मास्टरी ऑफ ड्रामेटिक वर्ड, स्पेशली ड्रामेटिक मोनोलॉग। मैंने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन करवाया, मैंने उनको आपको ये बताया था वो लिरिक के लिए बड़े फेमस है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। साथ में उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं, बट उतना नहीं लिखा उन्होंने। ठीक है, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया। इनकी ज़्यादातर पोइट्री आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग में ही मिलती है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। विक्टोरियन पोइट हुए हैं, सन ऑफ साराह एना एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, ओनली सन ऑफ साराह, तो मे बी yeah, his mother was Muslim, so maybe like थोड़ा इन्फ्लुएंस रहा रॉबर्ट ब्राउनिंग पर। रॉबर्ट ब्राउनिंग, Robert's father is a literary collector where he was raised in a household significant literary resources. ठीक है, सो लिटरेरी कलेक्टर थे, तो वहां पर अगर जैसे फादर का ये वर्क होगा तो मे बी रॉबर्ट ब्राउनिंग वहां पर जाते होंगे या फिर कुछ पढ़ते होंगे, तो वहां से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर आया। His mother, to whom he was very close, so Robert Browning was very close to his mother, was a devoted talent musician. So जब विक्टोरियन पोइट आए हैं तो विक्टोरियन पोइट ने बड़ी ही, मतलब विक्टोरियन पोइट की अगर मैं बात करती हूँ तो विक्टोरियन पोइट्स ने एक बेस बनाया था। विक्टोरियन एज में एक बेस बना है। बेस किसके लिए बना है? मॉडर्न राइटिंग के लिए बेस बना। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर विक्टोरियन पोइट्स के पास ही विक्टोरियन एज में हमें एक पता लगता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। ठीक है, मोनोलॉग पता लगते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक चीज पता लगती है। बाय 12 ही हैड रिटन अ बुक ऑफ पोइट्री व्हिच ही लेटर डिस्ट्रॉयड व्हेन नो पब्लिशर कुड बी फाउंड। ठीक है, 12 साल में इन्होंने एक, मतलब क्या कर दिया, ही हैड रिटन अ बुक ऑफ पोइट्री, बुक ऑफ पोइट्री लिखी, मतलब पोइट्री की एक बुक इन्होंने पूरी बना ली। और आफ्टर दैट उन्होंने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय क्यों किया? कोई पब्लिकेशन इनको मिली नहीं। ही वॉज एजुकेटेड एट होम बाय अ ट्यूटर बाय द रिसोर्सेज इट इफ हिज फादर्स एक्सटेंसिव लाइब्रेरी अराउंड 6000 बुक्स। तो घर पर इनको ट्यूटर द्वारा पढ़ाया जाता था, सीधी सी बात है। ठीक है, so, ऐसा कुछ है नहीं कि कैम्ब्रिज में हो गया या फिर ये इन्होंने कहीं पर ऑक्सफोर्ड में है, तो ऐसा कुछ नहीं इनका है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की कोई बात नहीं हुई इनके साथ। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट्स अभी क्लास को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो यू कैन राइट डाउन योर कमेंट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। द कमेंट सेक्शन इज ओपन, सो यू कैन आस्क मी द क्वेरीज। एंड आई थिंक आप लोगों ने पहले की क्लासेस देख ली हैं। हम लोगों ने 2 अपने राइटर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। 2 राइटर्स ने, एक ही राइटर मैंने भी कंप्लीट कराया, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, उसकी मैंने 2 क्लासेस में कंप्लीट किया। इसको मैं 2 या 3 क्लासेस में ट्राई करूंगी कंप्लीट करवाने को। वैसे कल पूरा इसे कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। रॉबर्ट ब्राउनिंग की क्या क्या क्वेश्चंस हैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज थोड़ा सा लिटरेरी, थोड़ा सा इसके कहते हैं ना, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइफ कैसी थी। क्वेश्चन आ गया, आपको एक्सेप्ट कर देते हैं बेस उसके लिए। तो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू आर वेलकम टू आस्क। ओके, so by 14 he became a great admirer of romantic poets, especially Keats. So Robert Browning के ऊपर कितने शैली शैली
है। रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऊपर कितने लोगों का इन्फ्लुएंस पड़ा, पहला तो इनको याद रखना है आपने विलियम वर्ड्सवर्थ का। जब इनको कह दिया ना कि ये रोमांटिक पोइट्स, तो रोमांटिक पोइट्स में कौन कौन आता है, रोमांटिक पोइट्स में इनके ऊपर आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का किसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा होगा, फिर इनके बताया गया शैली का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा है। ओके, ओ टू द वेस्ट विंड हो गया, या फिर इनकी अलग है ना हो गए वर्क हो गए शैली के, स्काईलार्क हो गया। इसके अलावा अगर आप लोग कहते हैं जॉन कीट्स का भी ऑफ कोर्स इन पर इन्फ्लुएंस पड़ा ही होगा। अच्छा, एक बात और है, इनमें और जॉन कीट्स के में सिमिलर बात मानी गई है, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड जॉन कीट्स के बाद में सिमिलर बात ये मानी गई है कि आफ्टर डेथ गाइस, इनको आफ्टर डेथ, प्लीज इस चीज को मेरी जब मैं पढ़ाती हूँ तो ये सारे पॉइंट्स अपने नोट डाउन भी रखा करो, दिमाग में रखा करो। आफ्टर डेथ जो कि ये फेमस हुए हैं, जॉन कीट्स ने भी लिखा, उनको उस समय जब वो लिख रहे थे राइटिंग, उनको तब इतना प्रेज नहीं किया गया, बट इनको आफ्टर डेथ जो है इनको प्रेज किया गया। ठीक है, इस राइटर को आफ्टर डेथ की प्रेज किया गया, जॉन कीट्स को भी सेम आफ्टर डेथ ही प्रेज किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो जो मतलब रॉबर्ट ब्राउनिंग का इतना आपको क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट चलते हैं। ही रिफ्यूज अ फॉर्मल करियर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया इनके हमें कहीं नहीं मिलेगा कि इन्होंने कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या कहीं से इन्होंने ऐसी स्टडी की है। फॉर्मल करियर को रिफ्यूज किया, डेडिकेटेड हिमसेल्फ ओनली टू पोइट्री। ओके, पोइट्री लिखना पसंद किया। ही स्टेड एट होम अंटिल द एज ऑफ 34, डिपेंडेंट इज टू फैमिली अंटिल द मैरिज। हिज फादर स्पॉन्सर्ड द पब्लिकेशन ऑफ हिज सन्स पोएम, कि जो भी पोएम्स लिखते थे, पहली बात है इन्होंने यहाँ पर आएगा एक ना, इन्होंने क्या है बाय 12 में ही इनको मतलब लिखी थी इन्होंने पोइट्री, पर उसके बाद कोई पब्लिकेशन के लिए मिला नहीं, कोई पब्लिशर मिला नहीं। सो हुआ क्या, इन्होंने अपनी बुक ही फाड़ डाली। फिर आफ्टर दैट इनके फादर इनके जो हेल्प करते थे पब्लिकेशन में, इनकी बुक्स को पब्लिकेशन करने में, इनके जो फादर ही स्टेड एट होम अंटिल द एज ऑफ 34, डिपेंडेंट द फैमिली। His father sponsored the publication of his son's poem. In 1834, he accompanied George D. Benqueson, the Russian consul general, on brief to St. Petersburg and began Parcellus, published in 1834। तो पार्सलस इनकी एक बहुत ही वेट, इनका ये एक मेजर वर्क रहा है पार्सलस। ठीक है, तो ये वर्क रहा है, और वहां पर प्रेसुलस, ठीक है, एक वर्क है, उसको जो पब्लिश किया गया, पब्लिश का हुआ है 1835 में, ये वर्क पब्लिश हुआ है। ठीक है, सो थोड़े से वर्क पब्लिकेशन को आपको याद रखना है, और कई कई जान की प्रोफीरियाज लवर इनका वर्क है, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, आप लोगों ने कॉलेज में या फिर अपने बीए की ग्रेजुएशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर प्लस 2 में कभी पढ़ा होगा, आप लोगों ने प्रोफीरियाज लवर जो पोइट्री है वो पढ़ी होगी, है ना। प्रोफीरियस लवर पोइट्री भी कोई मैगजीन में पहले छपती है, उसके बाद जो है वो फेमस होती है। तो ये याद रखना है कि वो पोइम्स कहाँ पर पहले छपी हैं, कहाँ पर प्रिंट हुई हैं। The publication had some commercial critical success, being noted by Wordsworth, Dickens, Landor, and Tennyson. It was monodrama without action, dealing with the problems confronting the intellectual trying to find his role in society. It gained him access to a London literary world. He met Marcedi, who invited him to राइट अ प्ले। तो मार्सेडी जो है, मार्सेरेडी, मैक्रेडी जो है बहुत ही फेमस पर्सन हुए हैं उस समय के, जिन्होंने इनको इनवाइट किया था प्ले के लिए। इनकी जो पोइम्स थी थोड़ी सी क्या हो गई थी, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा फेमस होना शुरू हो गए, इनके वर्क जो है थोड़े फेमस होना शुरू हो गए, तो इनको इन्वाइट किया गया वहां पर रिटर्न करने के लिए, प्ले को लिखने के लिए इनको इन्वाइट किया जाता है। स्टैफोर्ड वॉज परफॉर्म्ड 5 times. Starford. He then wrote 2 other plays, one of which was not performed while the other failed. He fallen out with Macready. In 1838, he visited Italy looking for background for Sordello, a long poem in blank words presented as an imaginary biography of Mantuan bard spoken of by Dante in the Divine Comedy, set against the background of hate, conflict during duel of Gibenia Wars, was published in तो गेल्फ गिबेलिन, इनका एक वर्क हुआ है, पब्लिश हुआ है 1840 में। स्टैफोर्ड जो थी वो परफॉर्म की गई, 5 टाइम परफॉर्म किया गया था इनका ऐसा प्ले, मतलब इतना अच्छा राइटर है, किसी प्ले जो है इतनी बार परफॉर्म किया जाए तो एक अच्छा ही राइटर होगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक पोइट के साथ इनकी शादी हुई है, जिनका इनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, इफेक्ट पड़ा। 1845 में ही मेट द पोइट एलिजाबेथ बैरेट, एलिजाबेथ बैरेट के साथ ही मिलते हैं। दे बिगेन रेगुलरली कॉरस्पेंडिंग एंड ग्रेजुअली अ रोमांस डेवलप्ड बिटवीन देम, leading to their marriage. Elizabeth's poems include love sonnet that increased her popularity,
कमेंटिंग हर एज एन एमिनेंट विक्टोरियन पोइट। तो एक विक्टोरियन पोइट इनके सिमिलर ही इनके लाइफ टाइम पर जो है वो फेमस हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है थोड़ा सा, अब जब हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा एलिजाबेथ बैरेट के बारे में पढ़ लो। क्यों? सबसे मेन कारण का इनको पढ़ने का यही है कि एलिजाबेथ बैरेट आपके शायद ही सिलेबस में कहीं कहीं मेंशन है, और कहीं कहीं जैसे यूजीसी नेट का पेपर देते जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो एलिजाबेथ बैरेट के ऊपर भी कोई भी क्वेश्चन जो है उठकर आ सकता है। तो जैसे कि हमारे पास एक एफ्रा बैन एक करेक्टर है, कैरेक्टर कह रही हूँ, एक पोइट हुई है एफ्रा बैन। यस, तो ये उस समय की 1500 कुछ ऐसे वाले इरा की है, ठीक है, रेस्टोरेशन एज या कुछ ऐसी एज में इनको माना जाता है, ठीक है, एफ्रा बैन को। सिलेबस में नहीं गिवन होता, बट चलते फिरते कहते हैं ना ऐसी पोइट्स हमको पढ़ लेनी चाहिए, कहीं पर से क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन ही आता है, ज्यादा इन पर तो स्ट्रेस नहीं देगा एग्जामिनर, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोगों को अपनी वो नॉलेज दिखाने के लिए एक क्वेश्चन ऐसा डाल देता है, ठीक है। तो आप लोगों को इनको पढ़ना भी जरूरी है। सो एक बार हो जाए जल्दी से, है ना। So Elizabeth's poem included love sonnet that increased her popularity, commenting her as an Victorian poet. She was contender to become poet laureate after William Wordsworth's death. कंटेंडर, एक कंटेंडर बनी है, क्यों फेमस इतनी हो गई, इतनी फेमस हो गई थी कि एल्फा लॉर्ड टेनिसन की ही लिस्ट में ये आ रही है। मिला तो पोइट लोरेट किसको मिला था, टाइटल टाइटल मिला है पोइट लोरेट का विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद टाइटल मिला है टेनिसन का, जो कि हमें लास्ट क्लासेस में अच्छी तरह से मैंने आपको याद करवा दिया है ना। तो टेनिसन को मिला, बट शी वॉज सच यू नो अ मार्वलस पोइट कि वो पोइट लोरेट के लिए नॉमिनेट होती हैं। द पोजीशन इवेंचुअली गोइंग टू टेनिसन, मैंने ऑलरेडी बताया। From the time of the marriage until Elizabeth's death, he lived in Italy, residing Florence and Casa Guidi, which is now a museum to their memory. Elizabeth and Robert's only child was Robert Weirdman Barrett. He described Italy as his university. So मेजर वर्क्स भी बात करेंगे इनकी, एंड कुछ शॉर्टर पोइम्स हुई हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, इस पर हम बाद में आते हैं। बट बिफोर टू डिस्क्राइबिंग दिस, आई जस्ट वांट टू डिस्क्राइब आर, या, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ठीक है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट हुई है, किस एरा की हुई है, सिर्फ क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग किस एज से हैं, देन यू विल राइट विक्टोरियन। कहाँ से हैं? विक्टोरियन एज से हैं ये, ठीक है। चलिए, born in 1806 at, या छोटी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं, ये बड़ी है उससे, ठीक है। Coxall Hall, Durham, England. Elizabeth Barrett was an English poet of romantic movement. Among all women poets of the English-speaking world in 19th century, none was held in a higher critical esteem, was more adored for the independence, courage for her views that Elizabeth Barrett Browning has. During the years of marriage to Robert Browning, her literary reputation far surpassed that of the poet husband. When visitor came to their home in Florence, she was invariably the great attraction. Means she has achieved something at that time. She has achieved that type of a position. तो ऐसी पोजीशन उनको मिल गई थी बिफोर द रॉबर्ट ब्राउनिंग, अपने हस्बैंड से पहले ही उनको ये जो आप लोग कहते हैं उनको प्रसिद्धि जो है, फेमसनेस, पॉप, उनको पहले मिल गया था, ठीक है। तो कोई भी उनके घर में कोई विजिटर आता तो सबसे पहले किसको देखता है? एलिजाबेथ बैरेट को ही वो वहां पर एक अट्रैक्शन होती थी। In her literary reputation far surpassed that a poet husband, when visitors came to their home in Florence, she was invariably the great attraction. Both in England and in the United States, she had a wide following among culture readers. An example of reach of her fame may seen in the influence she had made upon the recluse poet who lived in the rural bedroom of Emily Dickinson. Okay, so whose life had been transfigured by the poetry that foreign lady. From the time when she had first become acquainted with Mrs. Browning's writing, Dixon had, so Emily Dixon भी इनके पास आई थी, तो ये had steadily admired her as a poet, had virtually idolized her as a woman who had achieved such as a rich fulfillment in her life. When Samuel Bowles, a close friend of the Dixon family and respected editor of Springfield Republican, went to Europe for the first time, he took him with two books, the Bible and Mrs. Browning's Aurora Leigh. So highly regarded, she became by 1815, the year of Wordsworth's death,
शी वॉज prominently mentioned as possible successor of the poet laureateship. ये इनका याद रखेंगे कि विमेन में से एट दैट टाइम आफ्टर वर्ड्सवर्थ किसको जो है एक टाइटल देने के लिए नॉमिनेट किया जा रहा था विमेन के परस्पेक्टिव से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को यूजीसी नेट या फिर आप लोग ये प्रोफेसरशिप का आपका एग्जाम होगा तो देन यू विल फाइंड दैट कि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है, आप लोग देखिएगा नेक्स्ट में आप लोगों को यहाँ पर जस्ट वेट, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट जब भी हम मतलब पोइट पढ़ रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग पढ़ रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक फेमस ये भी उनका एक मतलब थिंग है कि उनको क्यों याद किया जाता है, उनको एटलीस्ट सबसे ज्यादा याद किया जाता है उनकी वाइफ के कारण भी। वाइफ के कारण मतलब एलिजाबेथ बैरेट के कारण भी, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वेरी फेमस एंड शी वॉज अ रियली ग्रेट पोइट एट द टाइम। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। So this was there, the life of Elizabeth Barrett. Means the main thing is there she was nominated for the poet laureateship after Wordsworth. Her humane and liberal point of view manifests itself in the poem, aimed at addressing many forms of social justice such as the slave trade in America, labor of children, okay, in the times, in the mines, labor of children in the mines and mines of England, oppression in the Italian people by Austrians, restriction forced upon women in the 19th century life. So 18 इनका ईयर है 1806 जैसे इनका बताया गया है ना, तो 19th सेंचुरी पोइट ही कहा जाएगा इनको। तो एक एक ये भी बात होती है जब ये 19th सेंचुरी की हम बात करते हैं तो 19th सेंचुरी में आपको हार्डली आपको यहाँ पर विमेन करेक्टर्स, विमेन पोइट, विमेन प्ले राइटर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द एरा ऑफ शेक्सपियर, वी टॉक अबाउट द एरा ऑफ जॉन ड्राइडन, हार्डली एक आधा करेक्टर है जो हमें देखने को मिलता है। बट रोमांटिक पोइट्स जब स्टार्ट हुई हैं तो वहां पर एक है दो तीन ऐसे करेक्टर आते हैं, तीन करेक्टर कहें, थ्री पोइट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि हमको पढ़ने में मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक, मैं सिर्फ पोइट्स का मैंने आज भी ये डिस्कस कर रही थी स्टूडेंट्स के साथ कि जेन ऑस्टन आप लोग पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, जेन ऑस्टन को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कहती हूँ अगर याद रखना है रोमांटिक पोइट्स में से, रोमांटिक राइटर्स में से याद रखने हैं तो जेन ऑस्टन इज वन ऑफ द वीमेन जिन्होंने स्टार्ट की थी राइटिंग। एंड आफ्टर दैट मैरी वॉल्स्टन क्रॉफ्ट वाज देयर। ओके, मैरी वॉल्स्टन क्रॉफ्ट, ठीक है, वॉल्स्टन क्रॉफ्ट को भी भाई इसके आप लोग जो है गाइज, इसके मैं आप लोगों को यही कहूंगी अच्छे तरीके से इनकी अचीव, इनके दो पब्लिशिंग बहुत ज्यादा फेमस है, विंडिकेशन फॉर द राइट ऑफ वीमेन एंड मैन। एंड द सेकंड वन इज दैट कि क्यों फेमस है कि ये फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटर हुई हैं। और जेन ऑस्टन भी एक फेमिनिज्म में ले सकते हैं बट शी वॉज रियली गुड इन हर राइटिंग, इन हर नॉवेल्स। तो बहुत अच्छे नॉवेल्स जो हैं जेन ऑस्टन ने लिखे हैं, दैट्स व्हाई शी इज रियली फेमस फॉर दैट। अगर हम लोग जेन ऑस्टन की बात करते हैं, इनका पैमिला है, इनका प्राइड एंड प्रेजुडाइस है, इनके एमिलिया एक इनका नॉवल है, और मेरे को फिलहाल याद नहीं आ रहे, इनके 5-6 नॉवेल्स हैं जो कि आपको याद रखने। परसुएशन है, सो परसुएशन इनकी लाइफ के इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुआ है। सो इनकी जो सिस्टर रही है जेन ऑस्टन की, उन्होंने बहुत सारी लेटर्स जो है आफ्टर दैट डिस्क्लोज किए है ना इनके जेन ऑस्टन के। जेन ऑस्टन ने काफी लिखा है, काफी लिखा, सोसाइटी के बारे में लिखा, 18th सेंचुरी के बारे में लिख डाला, छपा डाला। और मैं कहूँगी 19th सेंचुरी के बारे में तो इन्होंने लिख दिया, ठीक है। सो हमारे पास एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग भी रही। एलिजाबेथ बैरेट को हमने याद रखना है कि बहुत ज्यादा फेमस पोइट रही हैं उस समय की। तो याद रखेंगे कौन सी इरा से थी, विक्टोरियन इरा से थी, विक्टोरियन पोइट थी। चलिए याद रखाते हैं, आगे चलते हैं हम लोग अपने इन्हीं के ऊपर कंटिन्यू करते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग के ही ऊपर। सो मैन एंड वीमेन इन 1853 ही वर्कड विद द 2 वॉल्यूम पोइम ही इज नाउ वेल नोन एंड मेड अ लिटिल इम्पैक्ट, द रिंग एंड द बुक. He published the long blank verse based on commemorated murder case, composed of 12 books, 10 lengthy dramatic monologues. So most of the works he has written in the form of dramatic monologue. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत सारा वर्क जो था किसके फॉर्म में लिखा था, ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कल भी लॉर्ड टेनिसन पढ़े थे, तो लॉर्ड टेनिसन ने भी अपना जो है ना एक मोनोड्रामा लिखा। मोनोड्रामा किसके फॉर्म में था, ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में। तो मोनोड्रामा भी कह देंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग को। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है,
concluded by Browning himself, poet's most ambitious project, arguably his greatest work. तो मैन एंड वीमेन एक बुक इनकी है 1853 में, 1868 में इनकी बुक आई रिंग एंड द बुक, इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हमको देखने को मिलेगी. रॉबर्ट ब्राउनिंग सोसाइटी was formed in 1881 and his work was recognized as a belonging the British literary canon. Epic length poem that justify the ways of God in humanity, God to humanity. कुछ शॉर्टेस्ट पोइम है, मैं आप लोगों को ये कल इनकी सारी की सारी पोइम्स की समरी जो है वो प्रोवाइड करूंगी, व्हाट वाज इन दैट पोइम. प्रोफीरियस लवर आज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, माय लास्ट डचेस आज डिस्कस कर सकते हैं, एंड हाउ दे ब्रॉट द गुड न्यूज टू एक्स, एवलिन होप, द पाइड पाइपर एट हैमलिन ऑफ हैमलिन, बहुत सारी बहुत फेमस है ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे 5th ग्रेड के होते हैं 4th ग्रेड के होते हैं उनके है ना उनके कॉन्टेक्स्ट में करिकुलम में ये डिस्क्राइब होती है. Grammarian's Funeral, A Death in the Desert, और A Cavalier Song, Women's Last Word. तो ये सारी पोइम्स जो हैं इनमें से मैंने आज 2 पोइम्स को अक्सर डिस्कस करूंगी, बट इनमें से जो बहुत ज्यादा फेमस होगी प्रोफीरियस लवर, माय लास्ट डचेस, और आपको क्वेश्चन आ सकता है वुमेन्स लास्ट वर्ड से. बाकी हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे आपको वन बाय वन. वन वे ऑफ लव, ऑल जून आई बॉन्ड, वन वे ऑफ लव इनका एक फेमस वर्क हुआ है, उसके बारे में है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग कैसे, ऑल जून आई बॉन्ड द रोज in sheaves, now rose by rose I strip the leaves and strew them where Pauline may pass. So here you can, even I am reading this, you will, you will listen. So here I is a first hand narrative. तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ नैरेटिव पोइम. व्हाट काइंड ऑफ नैरेटिव, व्हाट काइंड ऑफ पोइम, नैरेटिव पोइम इज देयर. ठीक है. So rows in sheaves, now rows by rows I strip the leaves, means someone is describing something to someone, but the presence of another person we are we are not known, है ना. सो जैसे इनकी द माई लास्ट डचेस एक पोइम हुई है, सो माई लास्ट डचेस में भी इन्होंने कहा हियर इज माई लास्ट डचेस. पोइट्री जो नरेटर होता है वो एक पिक्चर को, मतलब एक वॉल पर एक पिक्चर हैंग है, पोर्ट्रेट हैंग है, उसकी तरफ इशारा करके कहता है हियर इज माई लास्ट डचेस. ठीक है ना. सो कहीं ना कहीं इनकी जो पोइम्स है काफी लाइक आप लोगों को ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में मिलेंगी. और ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि उसमें इनर करेक्टर बाहर आता है, उसकी मैं आप लोगों को थोड़ी सी बताना चाहूंगी ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में कि द पोएम विच हैज स्पीकर एंड अ साइलेंट लिसनर. आई एम देयर बट आई एम साइलेंट. मुझे नहीं पता जो बोल रहा है, जो कि स्पीकर है, उसको पता नहीं है कि लिसनर कौन है, बट वो अपने से बात कर रहा है. मोनोलॉग वर्ड तभी तो आया. द स्पीकर रिवील्स हिज थॉट्स इन फ्रंट ऑफ साइलेंट रीडर्स. द लिसनर रिमेन्स साइलेंट थ्रू द पोएम बट infers his presence from the speaker says. The listener remains silent through the poem but infers his presence from the speaker says. The speaker's utterance is a response to an occasion of a crucial importance in his life. तो अपनी जैसे स्पीकर है वो कुछ ऐसा इवेंट नहीं बता रहा, सोसाइटी के बारे में नहीं बता रहा, अपना एक्सपीरियंस जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है. यहाँ पर जो पोइट होगा उसकी जो पोइट्री होगी उसमें एक एक्सपीरियंस आएगा. माई लास्ट डचेस में कुछ भी नहीं है. माई लास्ट डचेस में वीमेन का करेक्टर उतना नहीं, उसकी वाइफ का करेक्टर जो है उसकी डचेस का, लाइक ही इज अ डच ना. डच क्या होता है, हमारी जो किंग होता है उसको डच कहते हैं. ठीक है. इंग्लिश में डच वर्ड जो है, किंग को डच कहा जाता है और क्वीन को क्या कहा जाएगा, डचेस कहा जाएगा. ओके. क्वीन को हम डचेस कहते हैं. तो इतना करेक्टर नहीं आता. जैसे मैंने अपनी रानी का, अपनी वाइफ का, मैंने मतलब वहां पर उसने अपनी पोर्ट्रेट रखा हुआ है और अपनी वाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है. जी नहीं, वो वाइफ को डिस्क्राइब तो कर रहा है बट इनडायरेक्टली वो अपने आप को भी डिस्क्राइब कर रहा है. द पोएम विच हैज अ स्पीकर, लिसनर, a silent listener may be called dramatic monologue. The speaker reveals his thoughts in the front of silent reader. The listener remains silent all through the poem. ठीक है. So the speaker's utterance is a response to an occasion, even event of crucial importance in his life. Example क्या है? Browning dramatic monologue includes Soliloquy of Spanish Cloister, Laboratory, Porphyria's Lover, several important dramatic monologue which appeared in a poet's collection. Men and Women are Fra Lippo Lippi. So ये इनकी famous है. Bishop Bolgram's Apology, and Andrea del Sarto. His crowning achievement in the style are the dramatic monologue, wrote for his acknowledged masterwork, The Ring and the Book, published in 4 installments in 1868. अभी आपको कहा जाए कि who was really famous, who made the term dramatic monologue famous, who made
दिस टर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग फेमस। किसने की? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने की। वैसे ही जैसे कि मेटाफिजिकल पोइट्री को किसने फेमस किया था? मेटाफिजिकल पोइट्री को फेमस करने वाले हमारे दो राइटर्स हैं, बट एक का ही मैं नाम लूंगी यहाँ पर, दैट इज, जो कि बहुत बार आपसे पूछते हैं, जॉन डन। ठीक है, तो मेटाफिजिकल पोइट्री को जैसे फेमस करने वाले कौन हो गए? जॉन डन हो गए, है ना, जॉन डन हो गए। और वैसे ही जैसे आपको स्टायर है, स्टायर को फेमस करने के लिए कौन कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्टायर लिखा उसने, तो हमारे पास दो आते हैं, जैसे हीरोइक स्टायर होता है एक ना, तो वो नहीं आएगा यहाँ पर। हमारे पास एक बंदा आएगा जिसका नाम हमारे पास हमेशा याद रखेंगे, जोनाथन स्विफ्ट का। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट जो है उन्होंने स्टायर लिखा था, बहुत फेमस स्टायर है उनका, गुलिवर्स ट्रैवल हो गया या अनदर उन्होंने वर्क जो कि बड़े फेमस हुए हैं जोनाथन स्विफ्ट के। जॉन डन हमारा मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, अगर जॉन डन की बात करते हैं तो वो किसके लिए फेमस रहे हैं? मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए फेमस रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो ये किसके लिए? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस है। His distinctive writing approach, unique way of expression made him stand among the best Victorian poets. His thoughts, ideas influenced by many great poets, writer, including इनके ऊपर किसका किसका वो पड़ा था, कह सकते हैं इन्फ्लुएंस हुए था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, एजरा पाउंड का, टी एस एलियट, इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे वो। He succinctly documented his ideas and feeling in his writing that even today writers try to imitate his unique style, considering a background of for writing plays and poems. बेस्ट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता ही दी है, कौन सी हम लोगों को ज्यादा पढ़नी है। मीटिंग एट नाइट भी पढ़ सकते हैं, लॉस्ट रीडर, लेबोरेटरी है, माई लास्ट जस्टिस है, प्रोफीरियस लवर। तो दो पोइम्स तो आपको भाई देखिए ध्यान से पढ़नी ही पड़ेंगी डिटेल में, मैं सोच रही हूँ पढ़ा ही दूंगी डिटेल में। ठीक है, सो पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन आई नो कि आप लोगों ने पढ़ी होगी। मतलब बहुत ही छोटी सी नहीं पोइम है ये, एक पेज की, 1 से 2 पेज की पोइम है, 1.5 पेजेस इट इंक्लूड, बट द थिंग इज दैट ये आप लोगों को 6th 7th में ग्रेड्स में कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ी या पढ़ाई होगी। लॉस्ट लीडर फेमस वन, मीटिंग एट नाइट, हिल्डे रोलैंड, टू द डार्क टावर, फ्रालिपोलिपी एंड द लेबोरेटरी, ये इनकी फेमस वर्क्स हैं जो हम लोग कल तक कर सकते हैं। Besides poetry, he tried hands-on plays, तो plays भी लिखे थे। कोलम्बस बर्थडे, किंग विक्टर, किंग चार्ल्स, पीपा पासिस इन अ बालकनी, तो ऐसे प्लेज इनके आए हैं। बट ये प्लेज आप लोग कम याद रखिए, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों को जो प्लेज ड्रामाज जो ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो आप लोगों को रेनेसां से पूछ जाते हैं, या आगे चलकर अमेरिकन राइटर, अमेरिकन प्ले राइटर आ जाएंगे, जीबी शो हो गए, इतने फेमस हैं वो लोग, है ना, तो उनके पूछे जाएंगे रादर देन इनके नहीं पूछने वाले वो। ठीक है, क्योंकि एज अ पोइट ज्यादातर ये रॉबर्ट ब्राउनिंग होगी, एलिजाबेथ बैरेट जो हो गई, ये सारे कैसे फेमस हुए हैं? एज अ पोइट हुए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का भी एक प्ले है, अगर आप लोगों को ना हो या तो वो बताइएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ का प्ले का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ प्ले? यस, गिव मी द रिप्लाई। बड़ा फेमस प्ले हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ का, लिखा था एक, बट एक ही लिखा है, ज्यादा फेमस प्ले नहीं है, तो किसी को याद हो नहीं है फिर भी मैं लिखवा दे रही हूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ का लिख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछा जा सकता है ना, ज्यादा थोड़ा सा टफ करना हो तो पूछ लेंगे। वर्ड्सवर्थ का ओनली वन प्ले लिखा है, बॉर्डर्स लिखा था। ठीक है, 1842 में ये फेमस हुआ था। बॉर्डर हुआ था फेमस, बट बॉर्डर वाज फेमस फॉर बॉर्डर, एक फेमस प्ले हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ का, बॉर्डर, ओनली वन प्ले। ठीक है, सो दिस वाज देयर, जस्ट अ वेट गाइस। हाँ, सो एक ही फेमस प्ले हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ का, बॉर्डर, 1842 में। ठीक है, सो ये याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकते हैं, बॉर्डर्स। चलिए, नेक्स्ट वर्क्स हो गए इनके। ठीक है, अब ड्रामेटिक मोनोलॉग का इन्होंने यूज किया था, ड्रामेटिक मोनोलॉग मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए भी, लाइक फॉर एग्जांपल, हु इज प्रेज फॉर हिज हैंडलिंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, इज अ ड्रामेटिक फिलोसफिकल एंड मेटाफिजिकल पोइट। He is a most ambitious, successful writer of the dramatic monologues. Men and Women contains 50 dramatic monologue, ठीक है, which are written in the blank verse. 1335,
his style. Robert has established his career first as a poet, then as a playwright. His works won global recognition and marked by elusive imagery, symbolic structure, dramatic monologue, a blend of dark humor and irony. ऊपर इनका जो वर्क था वो बेस था. His works won global recognition. ठीक है. Robert successfully used dramatic monologue techniques which enabled the readers to see an event using the character's eyes. So एक character की eyes से, narrator की eyes से हम सारा जो event है वहाँ पर readers जो हैं वो देख सकते हैं. He explores the beauty of the real world using artistic techniques in his poems. Fra Lippo Pictor ignores reckoning themes. Most of the poems are loss, love, relationship between arts, mortality, politics, religion, and society. सो शैलीज इन्फ्लुएंस रॉबर्ट ब्राउनिंग पर अगर एक ही आएगा कि किसका सबसे ज्यादा मोस्ट, आपको अगर क्वेश्चन ये आता है कि मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड किसका रहा है रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऊपर, देन यू विल से कि शैली का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ज्यादा रहा है. रॉबर्ट ब्राउनिंग अर्ली राइटिंग वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सी बशी शैली. He longed to be a great poet and pretended his early writing after Percy Bysshe Shelley. He grew up in a home immense library, which became his great source of knowledge. In his essay on Shelley, he has written an essay on Shelley. So Robert Browning ponders if Shelley writing career was incomplete. Browning writes, "It was a dream of my boyhood to render to his fame and memory." Pauline appears to be a testament to the greatness of Shelley. Beside poetry, he tried skills in playwriting. Stafford इनका famous play है, जैसे मैंने आपको बता दिया. Borders famous play था. किनका famous play था? विलियम वर्ड्सवर्थ का. वैसे ही इनका famous play हुआ है स्ट्रैफोर्ड, ये याद रखेंगे, in 1837 and Bells and Pomegranate in 1841. These attempts did not bring him success. 1855, his wife inspired him to publish his collections. He brought commercial critical success in his writing. In 1869, dramatized Personae and The Ring and the Book. Ring and earned him a spot in the circle of Victorian poets. So, criticism on Pauline. Pauline ने एक वर्क लिखा है, Fragment of a Confession. John Stuart John Mill criticized Browning's very first poem. इनकी एक first poem ही Pauline. Pauline को criticize कहा है कि fragment of confession है. He claimed that it exposed the author's intense and morbid self-consciousness. कि मतलब क्या लिखा ऑथर ने, देखिए आप ये लिखते भी क्या थे, इनका राइटिंग स्टाइल किस में था, किस फॉर्म में ज्यादातर लिखते थे, ड्रामेटिक मोनोलॉग में. ठीक है, जब आप ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखते हैं, okay, when you are writing in the dramatic monologue form, so होता क्या है इसमें, होता ये है कि आप अपने इनर जो कि पोइट होता है, या फिर पोइट ही तो लिखता है, पोइट इज द फर्स्ट हैंड नरेटर देयर. सो पोइट अपनी जो फीलिंग्स है उसको ही एक्सप्रेस कर रहा है. ही क्लेम्ड दैट इट एक्सपोज द ऑथर्स इंटेंस एंड मोर्बिड सेल्फ कॉन्शियसनेस. दिस क्रिटिसिज्म अफेक्टेड ब्राउनिंग्स राइटिंग थ्रू द मिडिल ऑफ हिज करियर बाय प्रोवोकिंग हिम. सो ये सारी जो चीजें हुई, इसने क्या किया, ब्राउनिंग की राइटिंग को प्रोवोक कर दिया. This anxiety led Browning to try to distance himself from his poetry, but his intense and morbid self-consciousness still made its way through the reader. Guys, याद रखेंगे कि ये जो phrase है, intense and morbid self-consciousness, who was famous for this phrase. They led to try to distance himself, but his intense and morbid self-consciousness still made its way थ्रू द रीडर. तो बाद में इसकी जो वर्क्स थे उसको बहुत ज्यादा वो किया गया, एस्पायर किया गया, बहुत ज्यादा इनकरेज किया गया, बहुत ज्यादा पढ़ा गया, लाइक किया गया. Browning's first work, Pauline, a fragment of a confession, was published anonymously. किसी ने पब्लिश की थी, पता नहीं किसने पब्लिश की, 1833 में. Originally, Browning considered Pauline as the first of a series written by different aspects from himself, but he soon abandoned to this idea. उन्होंने कहा कि मेरे aspects को लिखता है, जो मेरे experience है उसके बारे में है Pauline. ठीक है, a fragment of a confession. ठीक है, Pauline याद रखना है. ठीक है, 1833 में इसको पब्लिश किया गया है. It received modest reviews, but it introduced himself a poet in a literary circle. 1035, he produced Pericles, followed by Sordella in 1940. ठीक है, so last year and death जो कैसी हुई है इनकी, in his remaining years, after a series of long poems published in the early 1870, the volume
कैस्ट्रिटो एंड हाउ ही वर्कड इन डिस्पेंसरी, ये नहीं याद रखना बट स्टिल आप लोगों को कोई याद रखना। अल्फ्रेड अस्टीन आप लोगों को शायद यहाँ पर याद होगा। अटैक अगेंस्ट ब्राउनिंग्स क्रिटिक्स स्पेशली अल्फ्रेड अस्टीन हु बिकेम पोइट ल्योरेट। तो पोइट ल्योरेट जो है उस समय आप लोगों को याद रखना है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, मैंने उस एक क्लास में आपको पहले बताए थे। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है, और उसके बाद हमारे आए हैं एल्फ्रेड अस्टिन। एल्फ्रेड अस्टिन एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बाद जो बने हैं वो लॉरेटशिप उनको मिली है, ठीक है। लॉरेटशिप किसको मिली है? एल्फ्रेड अस्टिन को मिली थी एसटी कॉलरेज के बाद, ठीक है। So prailing with certain people of importance in their day was produced that speak of his honor. Oslando published on the day of his death a concise and brief lyric poem. So on the day of his death, which poem was published? Oslando was published. Oslando. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। दिसंबर 1812 1889 the death of Browning was buried in Poets Corner in Westminster Abbey adjunct to the Alfred Lord Tennyson. So most of the famous poets, मैं आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि most of the famous poets जो हैं उनकी जो कह देते हैं कि बरी किया जाता है, जब उनकी कबर फ्यूनरल जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर उनकी जो आप लोगों को बरी दिखता है, ग्रेव दिखती है, तो वेस्टमिनिस्टर एबे में ही दिखती है। बहुत सारे राइटर्स के पास एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सारे ज्यादातर वहीं पर आप लोगों को मरे हुए पाए जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में था। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग की डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर, दैट इज Porphyria's lover. Let's start. Okay, let's discuss Porphyria's lover. Porphyria's lover is a poet. Like in this is a kind of dramatic monologue. Okay, this is also a dramatic monologue. Porphyria's lover is a dramatic monologue. In this, what had happened? हुआ क्या था? ड्रामेटिक मोनोलॉग है प्रोफीरियस लवर। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें जो राइटर है वो मतलब अपना जो पोइट होता है प्रोफीरियस लवर में, वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग, उसमें मतलब बिलव्ड आती है उसकी, प्रोफीरिया आती तो है प्रोफीरिया, बट प्रोफीरिया आती है बट उसका कोई भी ऐसा वर्ड जो है लाइक वो कुछ बोले ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है, उसका कोई भी सिंगल वर्ड तक मेंशन नहीं है प्रोफीरिया का। सो यस, अभी तक उसमें सिंगल वर्ड भी मेंशन नहीं है। So it's a dramatic monologue. It's about a man. It's not about Porphyria. Porphyria's lover is there, but it's about Porphyria's lover. Like lover के ऊपर आइए, ठीक है? About a man unable to copy, so copy नहीं, unable to cope his feelings, emotions toward his lover, so strangle her. ठीक है। अब प्रोफीरियस लवर में होता क्या है कि जो लवर होता है वो अपनी मतलब बात नहीं बता पाता पूरी तरह से। प्रोफीरिया आती है, उसे पता है कि मतलब होता क्या है इसमें। अब यही होगा प्रोफीरियस लवर में कि जो लवर होता है वो अपनी सारी फीलिंग जो है, प्रोफीरिया एंड उसका लवर रात को मिलते हैं, रात को मिलते हैं, दैट वाज अ स्टॉर्मी नाइट, and when Porphyrias entered into the cottage was so cold, they were feeling so cold, and there was a fire there, and Porphyrias started to like feel some कंफर्टेबलनेस या फिर कुछ भी उसे कोजी सा कोजीनेस फील करने के लिए शी स्टार्टेड टू वेयर ऑफ द क्लॉथ्स एंड अनड्रेस्ड हरसेल्फ, एंड दैट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोइम। एंड इस डिस्क्रिप्शन में ही क्या होता है कि जो इसका लवर होता है वो डिस्क्राइब करता है कि हाउ द हार्ट वाज बीटिंग एट दैट टाइम, कितना जो हार्ट है वो उनका बीट कर रहा था। सोशली नॉर्म्स इतना बुरा है उनकी सोसाइटी में, इतना उनका बुरा हाल कर दिया है कि जो लवर्स को सोसाइटी जो है वो मीट नहीं करने देना चाहती है ना, मिलने नहीं देना चाहती सोसाइटी जो है, लवर्स को मिलने ही नहीं देना चाहती।
तो यहाँ तक ये पोइम जो है यहाँ तक आप लोगों को देखने को मिलती है। एंड आफ्टर दैट जब प्रोफीरिया उससे थोड़ा सा गले मिलती है, देन आफ्टर दैट वो क्या करता है, पूरे प्यार में आकर उसके जो स्ट्रैंगल्स, वहां पर एक डिस्क्रिप्शन आती है पोइम में ही कि उसके जो वो स्ट्रैंगल कर देता है हेयर्स को क्या करता है, वो स्ट्रैंगल कर देता है, उसकी बालों को पकड़ कर ही उसके जो एक फंदा लगा देता है उसके आसपास, है ना, तो फांसी दे देता है, प्रोफीलिया को मार डालता है। तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस? तो रीजन इसका यही है कि सोसाइटी की जो सोसाइटी की के कारण, सोसाइटी के कारण लाइक मतलब सोसाइटी की जो सिचुएशन है, सोसाइटी का एक रोल है जो कि लवर्स को मिलने नहीं देती। क्लास नॉर्म्स इज देयर, कि क्लास सोसाइटी कैसे हाई सोसाइटी है, हाई क्लास है, हाई हाई सेक्ट्स हैं, तो कैसे जो है एक दो लवर्स को मिलने नहीं देना चाहती। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोइम। Speaker's obsession, possession for Porphyria and drives him to commit a violent act of murder, कि उसका मर्डर उसने कर दिया। मैडनेस है, डोमिनेंस एंड पावर है, एक्सपीरियंसिंग एन इनफाइनाइट मूवमेंट है। सो ये सारी चीजें हैं। It was the man, of course the man was there. So आपको फेमस जो आप लोगों को याद रखने हैं प्रोफीरियस लवर के फेमस कोट, ये याद रखिए क्योंकि ये आप लोगों को पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। रुकिए मैं आपको लिखवा देती हूँ, इनके जो कोट्स हैं वो बहुत हैं, और कल हम लोग उसकी ड्रामेटिक मोनोलॉग को मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ। मिस्टर वेट, हाँ जी, तो प्रोफीरियस लवर की जो फेमस कोट्स हैं वो आप लोग याद रखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं पोइट्री आपको एग्जाम में आएगी, ठीक है, तो पोइट्री में कोट्स आते हैं, तो कोट्स आप लोगों को याद रखने ही पड़ते हैं। तो फेमस कोट्स द सलन विंड, ये बहुत लाइन बड़ी फेमस है, द सलन विंड्स was soon awaken, it tore the elements down for spite, it tore the element tops down elements for spite. Next famous quote is that, and last she sat down my side and called me. So after that she murdered her, he murdered her, sorry, and called me. And this is really famous, another famous one. As a shut bird that holds a bee, ये बड़ा ही फेमस है आपका, एज अ शट बर्ड दैट होल्ड्स अ बी। तो शट बर्ड किसको कहा गया, किसको कहा गया, बी। यू रियली वेल नो अबाउट दिस। वन मोर, टू आर देयर। दैट मोमेंट शी वाज माइन फॉर, द मोस्ट फेमस वन, दैट मोमेंट। ये कोट हमेशा याद रखेंगे, ये आप लोगों को यूजीसी नेट में या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, इसमें ये बहुत बार आया है। दैट मोमेंट शी वाज माइन फॉर, she was mine for, okay, and God has not said a word. So in the last of the poem, अगर आप लोग ये lines पढ़ोगे अच्छी तरह से, उसने कहा है God has not said a word, कि मैंने जो भी क्राइम किया, like I murdered my beloved, उसके बाद मैंने जो भी क्राइम किया, गॉड ने उसके ऊपर ना ही मतलब उसने कहा कि इट्स नॉट ना नेचर हैज गिवन एनी रिएक्शन ऑन दिस, कि नेचर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मैंने अपनी बिलव्ड को मार डाला, तो मतलब गॉड ने आगे ना क्वेश्चन किया है, आफ्टर उसका ना कोई रिप्लाई किया। तो एक ये भी मिथ है कि आफ्टर दैट प्रोफीरियाज लवर के मतलब प्रोफीरिया की डेथ के बाद, उसको मारने के बाद जो उसका लवर है वो वहीं पर ही सारी रात वैसे ही डेड बॉडी के साथ रहता है, एंड आफ्टर इन द एंड वो भी जो है डेथ उसकी हो जाती है। तो बहुत सारे जो कहते हैं ना कि एक बार जब पोइम ऐसी बन जाती है, ऐसा मास्टरपीस कोई लिख देता है, उसके बाद अपनी अपनी हम लोग जो है व्यू पॉइंट लेकर आते हैं, तो ऐसे ही रीडर्स ने बहुत सारे व्यू पॉइंट जो है वो दिए हैं आफ्टर दिस।
ठीक है. So this was there in for the Porphyria's lover. So very famous one, really famous to poem. And the last line is really important, that God has said no word, कि भगवान ने भी कुछ नहीं कहा, भगवान की शायद मर्जी थी जो मैंने किया, it was the will of God. So okay, so really famous one. अब Porphyria's hair, एक ये होता है Porphyria's hair किसको symbolize करते हैं, ये क्वेश्चन आएगा. लास्ट लाइन जो बार बार रिपीट हुई है, यस, तो मेटाफोर क्वेश्चन आपका और आता है कैसी पोइम है, मेटाफोरिकल पोइम है. मेटाफोरिकल मतलब मोस्ट ऑफ द मेटाफर्स आर यूज्ड इन दिस पोइम. ओके, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है मेटाफोर आपको पता ही है. यस, सलनवीन बहुत फेमस हुआ है इनका. सो इफ वी ऑल्सो एक और हमें याद रखना है कि जो इंसेन लवर कहा गया है, ठीक है, इंसेन लव है, उसको जो प्रेजेंट किया है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोइम के थ्रू जो है इंसेन लव को प्रेजेंट किया है कि हाउ अ पर्सन कैन बी सो इंसेन इन लव, कि मतलब प्यार में इतना पागल हो गया कि अपनी ही बिलव्ड को मार डाल रहा है. उसे पता है सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी उनके रिलेशन को. उसे पता है कि ऐसे तो वो मिलेंगे नहीं, इन दिस वे दे विल बिकम वन. सो लास्ट में पोइट ने ये भी कहा है कि इससे जो डेथ है, डेथ मेक्स अस वन, ये एक बड़ी फेमस लाइन है, इसने मतलब इसको बार बार कोट करते हैं, डेथ मेक्स अस वन, कि मतलब जो मौत है वही हमें मिला सकती है, मतलब वैसे तो हम ना मिलते हैं, मतलब सोल्स जो है वो होती है. उसके अलावा अलावा इसके अलावा जो है आप लोग बिसाइड दिस यू विल फाइंड आउट कि बिसाइड्स दिस यू विल फाइंड आउट अनदर फ्रेज फॉर दिस इंसेन लव, सोल कैन बी इंसेन. इंसेन सोल भी जो है प्रेजेंट किया जाता है इसमें, वर्ड जो है इसके लिए आते हैं. इंसेन सोल भी इसको रेफर करते हैं इस पोइम को. सो बड़ा ही फेमस पोइम है प्रोफीरियस लवर. ओके, सो कल हम लोग जो है मोस्ट ऑफ प्रोबेबली हम लोग डिसाइड करेंगे अनदर वर्क, डिस्क्राइब करूंगी, डिस्कस करूंगी अनदर वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग. वन अनदर वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द माई लास्ट डचेस. My Last Duchess. Let's discuss about something. My Last Duchess is about the Duke. पहली बात है प्रोफीरियाज लवर था, बट प्रोफीरिया का कोई उसमें लेना देना नहीं है उस पोइम में. सारा का सारा किसको डिस्क्राइब किया गया है, उसके लवर को डिस्क्राइब किया. तो सेम विद दिस पोइम ऑल्सो, माई लास्ट डचेस. रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही इसको लिखा है, पोइट है, मेटाफोरिकल नहीं, ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है इसमें भी. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही लिखा है इसको भी. यस, कोई क्वेश्चन तक बाय द टाइम आप लोग पूछिए. ओके, ओके, अब यहाँ पर जो ड्यूक है, यू नो दैट द डच इज देयर. ओके, डच किस कंट्री से थे, इटालियन. ही वॉज अ ड्यूक ऑफ इटली. ठीक है, सो इटालियन ड्यूक इज देयर. सो हमें पूरी पोइम में डचेस के बारे में तो मतलब वो डिस्क्राइब डचेस को कर रहा है, बट इनडायरेक्टली वो डिस्क्राइब अपने आप को ही करेगा, अपना कैरेक्टर ही वो डिस्क्राइब करता है. इज प्लानिंग the Dutch is planning for the second marriage. This explores the themes of power. Okay, this poem करती है, explore करती है, this poem explores themes of power, ownership and the male attitude toward women. ड्यूक ऑफ फेरेरा, याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपको आता है. कौन सा ड्यूक था, ड्यूक कहाँ का था, किंग कहाँ का था, तो फेरेरा का ड्यूक था. ठीक है, फेरेरा. shows a painting of his late wife to visitor. ठीक है, and an imagery of powerful family. He is imagery of from a powerful family. आपको ऐसा पर्सन दिखाई देगा, जैसे हम लोग कहते हैं कुछ लोग ठाकुर होते हैं अपने घर के, है ना, या मतलब ऐसी ऐसी कास्ट होती है ना गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी जो वीमेंस होती हैं वो बाहर नहीं आती जल्दी से, वो किसी के सामने बाहर नहीं आती, और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हम लोग मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हम लोग मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी देखते हैं कि यार मतलब हमारी कास्ट में ऐसा नहीं होता, हमारे घर की बहुएं जो है बाहर नहीं आती, हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं आती. तो ऐसे काइंड ऑफ जो पिक्चर है हम लोग देखते हैं सोसाइटी में. तो सेम विद दिस ड्यूक, जो हमारे ड्यूक ऑफ फेरेरा है वो भी ऐसे हैं. वो भी अपनी मतलब चाहते नहीं कि वाइफ जो है उनकी बाहर आए, किसी से मिले. तो होता क्या है अब इनमें देखिए,
The Duke describes his wife as beautiful and charming, but also hints as a flirtatious nature. उसने ये भी कहा कि उसका जो नेचर है वो फ्लर्ट बहुत करती है उसकी वाइफ. According to him, that was the that was the reason of his death. ठीक है ना, reason of the killing of that डचेस. सो फ्लर्टियस नेचर की है उसकी जो वाइफ है, उसको लगता है किस नेचर की है, फ्लर्टियस नेचर की है, फ्लैटिशियस नेचर. उसकी वाइफ का कैसा नेचर है, उसे लगता है कि भाई वो बहुत फ्लर्ट करती है, तो फ्लैटिशियस नेचर की वाइफ है. ओके. सो ड्यूक रिवील्स हिज बिलीव दैट women आर ऑब्जेक्ट टू बी कंट्रोल्ड एंड डिस्कार्डेड. तो भाई इनको क्या था, ही वांट्स, द ड्यूक वांट्स अ कंट्रोल्ड women, wants to control द वीमेन. ठीक है, अब ड्यूक क्या चाहता है, कैसी मुझे औरत मिले, मेरे पास जो भी औरत हो वो कैसी हो, कंट्रोल्ड मैनर में रहने वाली. सो वैसे ही कहता है. he accuses her of being too easily impressed and having a heart that too soon made glad. अब देखिए, ये अगर मैं बात करूंगी तो ये सभी मतलब फीमेल्स के साथ तो ऐसा ही है कि इनका जो हार्ट होता है बहुत जल्दी जो होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा भी मान लीजिए, आई एम टू इजी टू ग्लैड. ठीक है. सो क्वीन द क्वीन वॉज टू इजी टू ग्लैड, बहुत जल्दी खुश हो जाती है. अब इसका ये मतलब नहीं होता यार कि वो फ्लर्टियस होती है, किसी से ना फ्लर्ट कर रही होती है, इसका मतलब है बहुत जल्दी खुश होने का मतलब होता है किसी का कि जल्दी, मतलब उसका नेचर ऐसा है, फ्रैंक नेचर. अब इसको ये फ्रैंक नेचर पसंद नहीं है. द ड्यूक रिवील्स हिज बिलीव दैट वीमेन आर ऑब्जेक्ट टू बी कंट्रोल्ड. ही सजेस्ट्स दैट प्रेफर हिज वाइफ एज अ पेंटिंग रादर देन एज अ लिविंग वुमन. सो ही सजेस्टेड टू द रीडर कि व्हाट ही सजेस्टेड टू द रीडर, he suggested to reader that he wants his wife, अपनी वाइफ को कैसे देखना चाहता है, जस्ट इन अ पिक्चर. ओके, इन अ पिक्चर. बस आप लोगों की 10 मिनट की क्लास है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस another points in the next class. Okay, he suggested to reader that he wants his wife in the picture, बस वो पिक्चर में देखना चाहता है अपनी वाइफ को, rather than as an लिविंग ऑब्जेक्ट. वो लिविंग नहीं चाहता, मतलब ये चाहता कि मेरी वाइफ सुंदर थी ना, सुंदर थी तो मैंने उसकी पिक्चर लगा दी है. दैट इज गुड. तो यहाँ पर यू विल सी कि द किंग इज नॉट गोइंग टू ब्लेम हिमसेल्फ. किंग कहीं पर भी उसको मारने के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहा. इज नॉट गोइंग टू ब्लेम हिमसेल्फ. ही इज सेइंग दैट शी हैज अ फ्लर्टियस नेचर, दैट वाज द रूट कॉज, एंड शी वाज रियली इजी टू ग्लैड. बहुत जल्दी वो खुश हो जाती है, तो यही रीजन है कि मैं उसको, मतलब उसकी डेथ हो गई है. हमारा किसी ने ये नहीं, किसी ने नहीं है, किसी और ने, ड्यूक ने खुद ही अपनी जो है वाइफ को मार डाला है. तो ये बड़ा ही फेमस इनकी रहती है. हार्श रियलिटी ऑफ कंट्रोलिंग मैरिज की जो एक रियलिटी हमको मिलती है, हार्श रियलिटी ऑफ कंट्रोलिंग मैरिज. ठीक है, इसकी थीम एक और है. बहुत सारी थीम्स होती हैं एक पॉइंट की, हम बहुत सारी थीम्स निकाल सकते हैं. तो कंट्रोलिंग मैरिज है, डोमिनेटिंग है. जो ड्यूक है, जो राजा है, वो क्या है यहाँ पर, द डोमिनेटिंग किंग वी कैन सी. डोमिनेटेड सोसाइटी, डोमिनेटेड सोसाइटी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है. एंड अनदर इज देन, सो ही वाज लाइक अरिस्टोक्रेटिक ऑनर जो है हमको मिलता है. अरिस्टोक्रेटिक ऑनर जो है हमको सोसाइटी का मिलता है कि जब बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जो हाई क्लास पीपल हैं, हाउ दे ट्रीट देयर वीमेन, इसलिए हमको ये जो है, ये जो फैक्ट्स है वो दिखाई देते हैं. विक्टोरियन सोशल नॉर्म्स को ये क्रिटिक करता है. ठीक है, ये जो क्या है, ये पॉइंट जो है वो क्या करती है, क्रिटिक्स है. क्रिटिक्स तो है ही है. प्रोफीरियस लवर भी एक क्रिटिक्स, ये कैसे उसने सोसाइटी के चलते वो दोनों मिल नहीं सकते, तो उसने अपनी लवर को ही मार डाला, प्रोफीरिया को ही मार डाला उसके लवर ने, बिकॉज ही नोज समवेयर कि वो ऐसे तो मिल नहीं पाएंगे, डेथ कैन मेक देम वन. सो डेथ ही एक ऐसा मतलब टूल है हमारे पास जो कि हमको मिला सकता है. तो ये भी क्रिटिक्स है विक्टोरियन इरा पर, कि विक्टोरियन इरा में कैसे लोग जो अपनी क्लास के पीछे पागल थे, अपने स्टेटस के पीछे पागल थे, सो दैट उनको इतना अपने आप को उन्होंने हाई फाई समझा हुआ था, वीमेन का वहां पर कैसा रोल था. तो सारी ये चीजें यहाँ पर हमें पता चलती हैं. सो कुछ फेमस कोट है, मैं चाहती हूँ आप लोग इसके भी याद रखें, सो दैट आपको कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको पता हो. फेमस कोट्स ऑफ माई लास्ट रिचेस. यस गाइज,
सो फर्स्ट कोट याद रखेंगे, शी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक्ड लाइक सी। फर्स्ट कोट इसका आएगा, फेमस कोट्स हम लोग याद रखेंगे माय लास्ट टीचर्स के। शी थैंक्ड मैन good but thanked somehow, I not know how. Thanked somehow. दैट्स माई लास्ट जजेस पेंटिंग ऑन द वॉल। तो ये बहुत ईजी है, आप लोग देख कर ही इसको पता कर लोगे कि हाँ भाई ये फेमस कोट हुआ है उसका ही। ठीक है, और इसके अलावा इट वॉज हर हस्बैंड्स लाइक दैट वॉज देयर, बड़ी फेमस लाइन है। ओ सर शी स्माइल नो डाउट वेन एवर आई पास्ड हर बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल। सो दिस इज देयर, we will met the company below, then I repeat the count your masters no munificence। तो फेमस अगेन कोट है इसका। देखो यहाँ पर एक और कोट है इसमें जिसमें इसका खुद ही पता चल जाता है कि इसको अपनी डचेस का करेक्टर कैसा लगता था। सर दिस वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, presence only, called the sport of joy into the Dutchess cheek, only called the sport of joy into the Dutchess cheek. She had a heart, how shall I say, soon made glad. That was impressed. She thanked man, but thanked somehow. Even you had you skill in speech, which I have not make your will. I choose never to stoop. I choose never to stoop. It's a really again famous quote of my last riches. I choose never to stoop. This is there. I gave command, then all smiles stopped together. That's famous again कि उसने किस कब क्या कमांड दी थी जिससे उसकी जो स्माइल है वो बंद हो गई हमेशा के लिए। और वो क्या कमांड होगी, उसको मारने की ही कमांड होगी। ठीक है, मेक मर्डर यू नो मर्डर द डचेस, देन ऑल स्माइल्स स्टूप टुगेदर, स्टूप together. There she stands as if alive. So he was looking at the picture, he was looking at the portrait, and the Duke is feeling like she is still alive. There she stands. Your master Munifence is ample warrant that no just pretense of mine dowry will be disallowed through his fair daughter's self. Notice Neptune thou teaming a seahorse thou of rarity which claws in spur cast in bronze foamy. So this was there, okay. So ये बहुत फेमस कोट्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। कोट्स समरी आप लोगों को पोइम में याद रखनी है, जो पोइम में आप लोगों को मेन चीजें लगनी याद रखने की जरूरत है, पोइम की समरी एंड पोइम के कोट्स। कल मैं आप लोगों को सारी पोइम्स जो है इनकी डिस्क्राइब करवाकर टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस, ओके, वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस of Robert Browning and some another poems. Last Duchess is done. Okay, my Last Duchess, Porphyria's Lover. I both we have done. We will start with the Lost Leader and yes, Piper of Pied Piper of Hamelin तो इतना नहीं है फेमस, मतलब फेमस काफी है। मैं ट्राई करूंगी आपको लेबोरेटरी, लिपोलिपि, मीटिंग एट नाइट, ये सारी पॉइंट्स मैं कल लेकर आऊँ आपके लिए। ठीक है, सो डिस्कस करेंगे कल की क्लास में बहुत सारे कोर्स अगेन मैं इनके बताऊंगी आप लोगों को, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं इन सभी पॉइंट्स के वो बताएंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कल की क्लास थोड़ी सी लेंथी रखूंगी सो दैट हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग पूरा अपना खत्म कर दे, फिनिश कर दे रॉबर्ट ब्राउनिंग को। एंड
अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप लोगों को जैसे नहीं भी समझ आता, तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन। यस, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिए। So I will meet you tomorrow at the same time. Okay, so discuss another poems of Robert Browning. I hope जितनी आपको इन्फॉर्मेशन पता चली है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, आप लोग याद रखोगे, उसको याद कर कर रिवाइज एक बार जरूर कर लेना। इस क्लास की पीपीटी को एक बार जल्दी से देखना, पीडीएफ के रूप में आपको जो मिलता भी है। सो आप लोग देखते रहना, इससे बहुत सारी चीज़ें आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, अपनी डेली डेली नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।